सभी को नमस्कार। स्वाध्याय विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत। एनएचएम आयुष अधिकारी के सिलेबस को लेकर हम चल रहे थे और आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सरफेस से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन नए परीक्षा परिदृश्य के अकॉर्डिंग हम थोड़ा इसको डीप में भी लेकर चलेंगे। क्लासेज आपको अगर स्लो लगे तो आप थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो मोशन में चलता हूं। और अगर आपको लगे कि फास्टली क्लासेस कंप्लीट करनी है तो आप इसको फास्टली यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी सभ्यता किसी भी देश के महान ऐतिहासिक योगदान को दर्शाती है और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पहले भारतीयों के सामने एक चुनौती थी कि हमारे पास में कोई ऐसी महान सभ्यता नहीं है जिसके संदर्भ में हम गर्व कर सकें। लेकिन 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दशक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज हुई और भारतीय सभ्यता अपने उस प्राचीन वैभव को प्राप्त किया जिसके लिए हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि जब भारत पर ब्रिटिशर शासन करते थे तो उन्होंने एक थ्योरी, एक सिद्धांत गढ़ा जिसको कहते हैं वाइट मैन बर्डन थ्योरी, श्वेत जाति पर भार जिसको बोला जाता है। यानी कि श्वेत लोगों पर यह भार है कि वे दुनिया भर के काले लोगों को सभ्य बनाएं, उन पर शासन करें। ये उन्होंने एक थ्योरी गढ़ी। ब्रिटिश कवि हुए लॉर्ड किपलिंग, उन्होंने इस थ्योरी को दिया और इस थ्योरी को, इस मिथ्या धारणा को पलटने का काम कब हुआ? जब भारत में सबसे पहला सभ्यता स्थल खोजा गया और हमने उस प्राचीन वैभव को जाना जिसके लिए पूरे विश्व में हम जाने जाते हैं। हमारी एक प्राचीन सभ्यता उभर कर सामने आई जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक जो उत्खनन हुए वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में हुए। लेकिन इसका ऑफिशियल नाम, तकनीकी नाम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, इसका तकनीकी नाम है हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण यह है क्योंकि इस सभ्यता में पहला खोजा गया जो स्थल है वो हड़प्पा है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता। और भी कई नाम हैं, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसको भारतीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मानक नाम और तकनीकी नाम जो है वो पहले खोजे गए स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। चलते हैं, शुरुआत कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता को भारत का गौरव कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रकाश में आने से पूर्व यूरोपीय इतिहासकारों के लिए भारत का इतिहास सिकंदर के भारत आक्रमण के समय यानी कि 326 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता था। पश्चिम के इतिहासकार मानते थे कि भारत का व्यवस्थित इतिहास जो है वो हम सिकंदर के आक्रमण के समय से ही माने, लेकिन जब इस सभ्यता को प्रकाश में लाया गया इसके बाद में भारत का इतिहास शुरू होता है, वो होता है लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास से। यानी कि भारतीय सभ्यता के उत्खनन के साथ ही हमारा इतिहास बहुत प्राचीन होता गया। किंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आने के साथ संपूर्ण दुनिया को यह ज्ञात हो गया कि भारत में भी प्राचीन समय में सभ्यता थी। ठीक है, और इसका प्रकाश फैला हुआ था, यानी कि हम भारतीयों के पास एक गौरवमयी इतिहास था। हमारे पास में एक प्राचीन ऐसी सभ्यता थी जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान को, हमारे पूर्वजों के योगदान को इंगित करती है। ठीक है,
वरना भारत की यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से कई मायनों में बहुत आगे है। यानी कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है, वो अपने समकालीन सभ्यताओं से आगे है। आगे किस रूप में है? देखें, भारत की यह सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता है। यानी कि भारत में उस समय के लोगों ने नगरों के रूप में अपनी सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी, महानगरों के रूप में वो विकसित हुई। दूसरा यह है कि यह सभ्यता उस समय के लोगों की वैज्ञानिकता का, स्वच्छता का, उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का भी सूचक थी, जो हम आगे इसकी सभ्यता की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। ध्यान रखें, भारत में 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। ध्यान रखना, भारत में ASI की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सबसे पहले 1861 में कनिंघम के निर्देशन में हुई। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में पहली बार भारत में ASI की स्थापना हुई थी। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को ASI का निदेशक बनाया गया, किंतु हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अस्पष्ट सा ज्ञान इससे पहले भी हो चुका था। ध्यान रखें, सर जॉन मार्शल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बनने से पहले कुछ अस्पष्ट सी चीजें हमारे सामने प्रकट हुई थी, जिसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर प्राचीन सभ्यता का कोई स्थल रहा होगा। हड़प्पा के टीले, हड़प्पा सभ्यता जिन टीलों में दबी हुई थी, उनकी ओर सबसे पहले सर्वप्रथम जो ध्यान आकृष्ट हुआ वो 1820 के दशक में, ठीक है। और इस समय जब 1826 से 1829 के आसपास के वर्षों में कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा था, तो रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए पटरियों के नीचे ईंटें बिछानी थी, और दो ब्रिटिश बंधु थे जिनके नाम है चार्ल्स मेसन और सबसे पहले एक लेख प्रकाशित किया चार्ल्स मेसन ने 1826 से 29 के मध्य, और चार्ल्स मेसन ने अनुमान लगाया कि यहां पर किसी न किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। इस सभ्यता के दबी होने की संभावना प्रकट की। इस प्रकार का इन्होंने कोई ऑफिशियल उत्खनन वहां पे नहीं किया था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। तो इसलिए अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है चार्ल्स मेसन। आगे बढ़ते हैं। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त हुई ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। ध्यान रखें, 1820 के दशक में, यानी कि 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सभ्यता के होने का संकेत दिया, और उस सभ्यता के होने के संकेत के बाद में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन दो बंधुओं ने हड़प्पा नामक स्थान से उस टीले से ईंटें प्राप्त की जब कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने वहां से ईंटें प्राप्त की, सिर्फ ईंट प्राप्त करने के उद्देश्य से उस टीले का उत्खनन हुआ था। बाकी यहां से किसी भी प्रकार के सभ्यता होने या सभ्यता को उत्खनित करने के उद्देश्य से इन टीलों की खुदाई नहीं हुई थी। इन दोनों में भी, इन टीलों में कुछ भी स्पष्ट माना, यद्यपि किसी भी सभ्यता के लिए इसके नीचे दबे होने का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। यानी कि इन दोनों साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यहां पर कोई प्राचीन सभ्यता है, लेकिन शुरुआती जो चीजें उभर के सामने आई
वो हमारे सामने ये आई कि 1856 में चार्ल्स मेसन ने एक लेख लिखा। उसके बाद में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने कराची और लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उन्होंने इस सभ्यता के कुछ अवशेष जो ईंटें हैं वहां से प्राप्त की और वो आगे बढ़ी। ध्यान रखें, 1921 में सर्वप्रथम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान का अन्वेषण किया। ध्यान रखें, जब पहली बार हड़प्पा नामक सभ्यता स्थल का अन्वेषण किया गया, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल थे। ध्यान रखना, सर जॉन मार्शल ने उत्खनन नहीं किया है, लेकिन उसके समय ये अधिकारी थे एएसआई के, और इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान का अन्वेषण किया। ध्यान रखना, हड़प्पा नामक स्थान का अन्वेषण किया है, खोज की है। ध्यान रखना, किसने भाई? दयाराम साहनी ने। कब की भाई? 1921 में। और पहला जो स्थल खोजा गया ये कहां पे? पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है ना, उस समय पंजाब भारत और पाकिस्तान का एक ही था। ये तो विभाजन के बाद में अलग अलग हुए, लेकिन अब हमें याद रखना है कि पंजाब कौन सा? पाकिस्तान का पंजाब। और पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, कौन से जिले में? मोंटगोमरी जिले में। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। तो अगर प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? रावी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन से जिले में है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, और इसका सबसे पहले अन्वेषण किसने किया? दयाराम साहनी ने। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। यहां से सिर्फ इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। 1922 ईस्वी में, यानी कि 1921 में हड़प्पा का, और 1922 में नेक्स्ट स्थल खोजा गया मोहनजोदाड़ो। ध्यान रखें, 1922 में एक और स्थल मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया गया, और ये धीरे धीरे उत्खनन अब इस सभ्यता, एक समृद्ध सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आई, और पूरा विश्व ये जान गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी हजारों वर्ष पहले एक उन्नत सभ्यता फली फूली। ठीक है, ध्यान रखें, पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, दूसरा स्थल खोजा गया मोहनजोदाड़ो। ध्यान रखना, दूसरा स्थल मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ध्यान रखें, कहां पे है भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ध्यान रखना, ठीक है। और इसका उत्खनन कब हुआ? 1922 में। 1924 में इन दो स्थलों के उत्खनन के बाद 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ध्यान रखना इसको लंदन वीकली भी कहा जाता है, प्रत्येक सप्ताह में लंदन से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, और इस पत्रिका में 1924 में सर जॉन मार्शल ने विश्व के सामने यह घोषणा की कि भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता है, और इस सभ्यता के अवशेष हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस घोषणा के बाद में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को औपचारिक रूप से जो नाम दिया वो दिया सिंधु सभ्यता। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता नाम देने वाले व्यक्ति हैं वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल। कब दिया नाम? 1924 में। कौन सी पत्रिका में? द इलिस्ट्रेट लंदन न्यूज नामक पत्रिका में इन्होंने दिया, ठीक है। और यह घोषणा की कि प्राचीन भारतीयों के पास में भी एक महान सभ्यता थी। नेक्स्ट, प्रारंभ में इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। ध्यान रखें, क्योंकि पहले जो स्थल खोजे गए वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए, इसलिए प्रारंभ में इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता। लेकिन वर्तमान में इसे हड़प्पा सभ्यता
सभ्यता सर्वाधिक मान्य नामकरण है। ध्यान रखना, सबसे पहले नाम इसका सिंधु, लेकिन वर्तमान में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्यों है? क्योंकि पहला खोजा गया स्थल कौन सा है भाई? हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखें, भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि यह नगरीय प्रणाली पर विकसित हुई और यह नगरों के रूप में विकसित हुई, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। सर गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, प्रथम नगरीय क्रांति सर गार्डनर चाइल्ड ने कहा। किसको कहा? हड़प्पा सभ्यता को। लिया ध्यान रखें। इसके साथ ही हम पढ़ देते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। दूसरी नगरीय क्रांति जो हुई वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में हुई थी। तो ध्यान रखना, पहली नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कौन से कालखंड को? महाजनपदों के उदय को। तीसरी नगरीय क्रांति कहते हैं सल्तनत कालीन नगरों के उदय को। ठीक है। डॉक्टर डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर इस सभ्यता का जो समय है वो निर्धारित करते हैं 2300 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखें, सबसे मानक मत यही है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर का जो मत है वो कार्बन 14 की पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति है, रेडियो कार्बन पद्धति इसको कहते हैं। तो ध्यान रखें, यहां से प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं के समय को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? C14 कहो या कार्बन 14, ठीक है ना। इसके माध्यम से इसका काल निर्धारण किया गया 2300 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 ईसा पूर्व तक। विभाजन से पूर्व, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तब तक अधिकांश जो खोजे गए स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में खोजे गए। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अधिकांश स्थल जो है वो पाकिस्तान में चले गए। भारत में कुछ ही नाम मात्र के स्थल रहे, ठीक है ना। जैसे केवल 2 स्थल भारत में रहे, सतलज नदी पर स्थित कोटला निहंग खान, कहां पे? रोपड़, तथा मादर नदी पर स्थित रंगपुर, काठियावाड़। ये 2 स्थल है, ध्यान रखना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में कौन से 2 सभ्यता स्थल थे जिनको हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मान सकते हैं? पहला है कोटला निहंग खान और दूसरा है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में है, कोटला निहंग खान जो है वो रोपड़ पंजाब में है। ध्यान रखना। तो ये 2 स्थल थे, कब? आजादी के समय भारत के हिस्से में बचे थे। बाकी अधिकांश स्थल जो पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध में खोजे गए थे वो सभी आजादी के बाद में, विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट, हड़प्पा का विस्तार। अब ध्यान रखना है हमें कि हड़प्पा सभ्यता किन किन क्षेत्रों तक ये विस्तृत है। अब सबसे पहले इसका विस्तार हम देखें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, यानी कि सबसे ऊपरी स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर में जिले अखनूर के मांडा में स्थित है, ठीक है। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, ठीक है। पश्चिम में मकरान नदी, मकरान पाकिस्तान में है, ठीक है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, इसका सबसे जो उत्तरी स्थल है वो कश्मीर में है, सबसे दक्षिणी स्थल है वो हेमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है अपने, सबसे पूर्वी स्थल मेरठ जिले में है और सबसे पश्चिमी स्थल है वो मकरान में पाकिस्तान में स्थित है। अब कौन कौन से स्थल हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में, ध्यान रखना, भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखना, मांडा जो है कहाँ है?
जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है, ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे दक्षिणी छोर जो है वो देमाबाद। देमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, ध्यान रखें। तो सबसे उत्तरी स्थल मांदा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, प्रवरा के किनारे पर स्थित है सबसे दक्षिणी स्थल हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल, ध्यान रखें, सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है वो सुत्का गेंडोर है, ठीक है। सुत्का गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। और दास्क नदी वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बहती है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक पूर्वी स्थल बलूचिस्तान के मकरान तट पर कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। स्थल कौन सा है? सुत्का गेंडोर है, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखें, सुत्का गेंडोर, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना, आलमगीरपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है भाई? हिंडन नदी के किनारे है। और कौन से जिले में है? मेरठ जिले में, यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थल है कौन सा? आलमगीरपुर। तो ध्यान रखना है, सबसे दक्षिणी स्थल मांदा जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तरी स्थल मांदा जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी स्थल है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे देमाबाद में, देमाबाद। सबसे पश्चिमी स्थल है वो है सुत्का गेंडोर, सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट ध्यान रखना, इसके बाद में हमें वो स्थल पढ़ने हैं जो स्थल भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में स्थित है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किसी एक देश में नहीं है, ये भारत से बाहर कई देशों में जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है, और भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसका विस्तार है। हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान में स्थल है तोर्तघई और मुंडीकाक, तोर्तघई और मुंडीकाक अफगानिस्तान में है। सुत्का गेंडोर, सुत्का कोह, बालाकोट और राणा घुंडई ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ध्यान रखना, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है सुत्का गेंडोर, सुत्का कोह, बालाकोट और राणा घुंडई। बालाकोट तो आप सब ने सुना होगा, ठीक है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, ठीक है। बालाकोट में आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया गया था। बालाकोट जो स्थल है वो प्राचीन सभ्यता स्थल भी है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी और जुदेर जोदड़ो, ध्यान रखना, अपने को ज्यादा सभ्यता स्थल याद नहीं रखने हैं, सिर्फ मोहनजोदड़ो याद रखना है। और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदड़ो भी इंपॉर्टेंट है, चन्हूदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं, ध्यान रखें, औद्योगिक नगर कहते हैं चन्हूदड़ो को। औद्योगिक नगर कहने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान ढेरी और सराय खोला स्थल जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है और रावी नदी के किनारे हैं, आप सब पढ़ चुके हैं। अब भारत में स्थलों की बात करें तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल,
तरखान वाला डेरा, करणपुर और बालाथल। ध्यान रखना ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल है और हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत के राजस्थान राज्य में कहां कहां पे? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, तरखान वाला डेरा, ठीक है, करणपुर और बालाथल। कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट। कालीबंगा जो है वो कहां पे है भाई? कालीबंगा स्थल है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। पीलीबंगा, पीलीबंगा का अभी तक उत्खनन नहीं हुआ है, ठीक है ना, अनउत्खनित स्थल है, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता का स्थल माना जाता है। रंग महल, ठीक है। तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा गंगानगर में है, ठीक है। करणपुर और बालाथल, बालाथल ध्यान रखना उदयपुर में है, ठीक है। कालीबंगा आप सबको ही पता है, सूरतगढ़ के पास में, कहां पे? घग्गर नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती कहा जाता है, के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर, हुलास और सनोली, ध्यान रखना। आलमगीरपुर तो हमने पढ़ ही लिया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है, मेरठ जिले में है। दूसरा स्थल है हुलास और सनोली, ये सभी के सभी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। अब बात करेंगे रंगपुर, हुलावीरा, प्रभास पाटन, रोजदी, लोथल और जूनाकरण। ध्यान रखना इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रंगपुर, ठीक है, और धोलावीरा। रंगपुर और धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में है। यहां से प्रश्न बनता है कि आजादी के बाद खोजे गए सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए सर्वाधिक स्थल कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में भाई? भारत के गुजरात में है, ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक खोजे गए स्थल आजादी के बाद में गुजरात में है। रोपड़, बाड़ा और संघोल ये भारत के पंजाब प्रांत में, ध्यान रखना। रोपड़ कहां पे है? पंजाब में है। बाड़ा कहां पे है? पंजाब में। संगोल कहां पे? पंजाब में। राखीगढ़ी, बनवाली, मीठातल और कुणाल, ये सभी के सभी स्थल भारत के राज्य हरियाणा में स्थित है, ठीक है। कुणाल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुणाल से 2 मुकुट मिले हैं, ध्यान रखना, 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। तो इन मुकुटों की प्राप्ति के आधार पर पुरातत्वविद कहते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली रही होगी, तभी इन चांदी के मुकुटों का निर्माण करवाया। उसके बाद में है दैमाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे है, सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। और प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। किसी भी सभ्यता के निर्माणकर्ताओं को लेकर इतिहासविदों में, पुरातत्वविदों में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई स्पष्ट प्रमाण जो है एक निर्माता के बारे में नहीं मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वाधिक विवाद की स्थिति इसलिए है क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसके निर्माताओं के संदर्भ में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और उन मतों का कंक्लूजन हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन हुए? मानव शास्त्रवेताओं ने हड़प्पा सभ्यता का विकास करने वाले लोगों को 4 प्रजातियों, कितनी प्रजातियों में? 4 प्रजातियों में बांटा। आद्य ऑस्ट्रोलाइड, जिनको हम प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड कहते हैं। दूसरा है मंगोलियन, ध्यान रखना, मंगोलाइड जिनको कहते हैं। तीसरा है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन सी के रहने वाले। चौथा है अल्पाइन। ध्यान रखें, इन मानव शास्त्रियों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता से जो हमें कंकाल प्राप्त हुए हैं
हड़प्पा सभ्यता से जो हमें अस्थियां मिली हैं वो किसी एक प्रजाति समूह या नरजाति की से संबंधित नहीं है, वो अलग अलग प्रजातियों की है, अलग अलग नरजाति समुदायों की है। वो कौन कौन से हैं? प्रोटोस्टलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। अतः इस सभ्यता में किसी एक प्रजाति का योगदान नहीं है, सभी का योगदान है। अब सभी का योगदान है तो क्या सभी का इक्वल योगदान है या किसी एक खास का योगदान है? सर्वाधिक मान्य धारणा यह है कि हड़प्पा के निवासी भूमध्य सागरीय थे। ध्यान रखना, सबसे अच्छा मत यह है कि भूमध्य सागर के लोगों ने यहां आकर इस सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन यह मत जो है वो सर्वमान्य नहीं है। ध्यान रखना, सर्वमान्य मत क्यों नहीं है? क्योंकि सभी इतिहासकार इस मत का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर बीबी लाल एक मत देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता अलग अलग नहीं थे, वे आर्य ही थे। उनका मानना है कि जिन आर्यों ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया उन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। तो ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं को आर्य बताने वाले इतिहासकार कौन है, तो डॉक्टर बीबी लाल है, ब्रजवासी लाल को माना जाता है। ठीक है ना, सर्वाधिक मान्य धारणा जो है वो भूमध्य सागरीय है। ऐसे प्रश्न आपको डीप में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, इस संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य लोग हैं। गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर व क्रेमर कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरिया से आए हुए लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए हुए लोग हैं। राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल इसके निर्माता द्रविड़ों को मानते हैं। अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल सौंथी संस्कृति को इसका निर्माता मानते हैं। फेयर सर्विस, रफीक मुगल और रोमिला थाफर ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति के क्रमिक विकास की धारणा का समर्थन करते हैं। तो ध्यान रखें, अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे तो कौन थे भाई? आर्य लोग थे। आपको पूछ ले अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल तो सौंथी संस्कृति। ठीक है, रोमिला थापर, रफीक मुगल और फेयर सर्विस के लोग मानते हैं ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से इनका विकास हुआ। तो हमें याद रखना है आर्य संस्कृति मानने वाले और सौंथी। सौंथी ध्यान रखना बीकानेर में एक स्थल है। ठीक है, और इसी बीकानेर के सौंथी से आगे बढ़कर कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल की सभ्यताएं विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। ध्यान रखना है, हड़प्पा के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका नगर नियोजन जो है, ठीक है ना, टाउन प्लानिंग जो है वो हड़प्पा के जैसी नहीं है। यानी कि हड़प्पा का नगर नियोजन सबसे उन्नत और सबसे बेहतरीन था। ऐसा नगर नियोजन अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की हो, चाहे दजला और फरात की हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, उन सभ्यता स्थलों में ऐसा नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास विशेषता यह है कि यह नगरीय प्रणाली पर आधारित है, शहरीकरण पर आधारित है, टाउनशिप पर आधारित है। इसलिए इसको नगरीय सभ्यता या नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसका नगर योजना और जल निकासी प्रणाली है। ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था?
नालियां पूर्णतः ढकी हुई थी, ठीक है, नालियों को कवर किया गया था ताकि स्वच्छता बनी रहे, किसी भी प्रकार की महामारी नहीं फैले। और इन नालियों के बीच बीच में शोषक गर्त बनाए गए, गड्ढे बनाए गए। इन शोषक गर्त को बनाने का लॉजिक कारण यह था कि इन नालियों में बहने वाला कचरा जो है वो इस नाली में अवरोध पैदा नहीं करे, इन खड्डों में गिर जाए, ठीक है। तो ये जैसे जैसे खड्डे भरते थे, इन खड्डों को खाली कर दिया जाता था, यहां से कचरा निकाल दिया जाता था और इन नालियों में बहने वाला पानी बिना किसी अवरोध के निकलता था। ये इनकी खास बात थी। दूसरा ये है कि नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी, नालियों में बिटुमिन का लेप किया जाता था, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी तकनीकी रूप से हमसे आगे थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय जो हुआ वो इसी सभ्यता के समय हुआ, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। कांसे का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान रखना, कांसे का प्रयोग करने वाली सभ्यता है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। जिस सभ्यता के जिस कालखंड में उस सभ्यता के लोगों ने अधिकांश जिस धातु का प्रयोग किया उसी के नाम पर उस सभ्यता का कालखंड निर्धारित होता है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने पत्थर पाषाण के साथ साथ में कांसे का प्रयोग किया। नगर योजना जाल पद्धति पर ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ध्यान रखना, नगर कैसे बने हुए थे? चेस बोर्ड पैटर्न पर, ग्रिड पद्धति पर, जाल पद्धति पर। आपको समझना होगा जाल पद्धति क्या है, चेस बोर्ड पैटर्न क्या है, ठीक है, नेट प्रणाली क्या है। ठीक है, ध्यान रखें। चेस बोर्ड कैसा होता है भाई? ऐसा होता है। ग्रिड कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है। नेट कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है। आप देखेंगे, आपने जयपुर को देखा होगा, आपने चंडीगढ़ को देखा होगा, इन शहरों का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ग्रिड पद्धति पर, जाल पद्धति पर, चेस बोर्ड पैटर्न पर हुआ है। जो ये शहर बसे हुए हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कों के किनारे बसाए गए हैं, तो इसलिए इसको जाल पद्धति ग्रिड पैटर्न पर आधारित कहते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो वॉलीबॉल का नेट होता है कैसा होता है? ऐसा दिखता है। चेस बोर्ड कैसा होता है? ऐसा दिखता है। ग्रिड कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इसीलिए इसका जो पैटर्न है, नगर योजन है, वो कैसा है भाई? जाल पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर, चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। अद्वितीय का मतलब ऐसी कोई दूसरी विशेषता किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है, अन्य सभ्यताओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। ध्यान रखें, जल निकासी यानी कि दिन प्रतिदिन में घरों में जो वेस्टेज जल निकलता था उसको शहर से बाहर, ठीक है, नालियों के माध्यम से पहुंचाया जाता था ताकि शहर में सफाई व्यवस्था का, ठीक है ना, स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखा जा सके। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के नगर और उनकी अवस्थिति। ध्यान रखना है कौन कौन से प्रमुख नगर है और कौन कौन सी नदियों के किनारे वो स्थल है, ये पढ़ना है। ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो कहां पे है भाई? सिंधु नदी के किनारे है। कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में, ये अपन पढ़ चुके। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो भी कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और चनहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं भाई? औद्योगिक नगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कारखाने मिले हैं। किसके कारखाने मिले हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ।
किसके कारखाने मिले आप कमेंट करके जरूर बताएं। कोट दीजिए, ठीक है, कोट दीजिए। सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, बाड़ा सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, बनवाली बनवाली प्राचीन सरस्वती, घग्गर को घग्गर का ही नाम है, ध्यान रखना, प्राचीन सरस्वती, ठीक है, बनवाली, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। ध्यान रखना ये प्रमुख सभ्यता स्थल है और कौन कौन सी नदियों के किनारे है ये आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, और बनावली प्राचीन सरस्वती घग्गर का ही नाम है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, सुतका कोह, सुतका को पाकिस्तान में है, सादीकोर नदी के किनारे है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर भादर नदी के किनारे है। रोजदी भादर नदी के किनारे है। मालवण ताप्ती नदी के किनारे है। भगत राव नर्मदा के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। ध्यान रखना दैमाबाद नहीं है, ये दैमाबाद है, ठीक है। दैमाबाद सबसे कौन सा स्थल, दक्षिणी स्थल, कहाँ पे, अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पे, अहमदनगर महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा के किनारे। प्रवरा किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। ध्यान रखें हड़प्पा सभ्यता को की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। एक मत नहीं है कि एक ही प्रकार की उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा माना जाता है नगर नियोजन के आधार पर कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वे दो टीलों के रूप में है। एक को हम पूर्वी टीला कहते हैं, दूसरे को हम पश्चिमी टीला कहते हैं। जो हाइट पे ऊंचाई पर स्थित होता था टीला, उसको दुर्ग टीला नाम दिया जाता है, ठीक है, दुर्ग टीला। तो ध्यान रखना दुर्ग कहें किला कहें तो दुर्ग और किले में कौन रहता है, जो शासन करता है वही रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रशासन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और जो नीचे का स्थल है उसको निचला नगर कहा जाता है, ठीक है। तो नगर में कौन रहता है भाई, आम आदमी, ठीक है। आम आदमी कहाँ रहता है, निचले टीले में। ऊपरी टीले में या दुर्ग टीले में कौन रहता है, प्रशासक रहता है। तो अब प्रशासक कौन थे, तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों द्वारा प्रशासन किया जाता था, पंडितों द्वारा प्रशासन किया जाता है। एक मान्यता है ऐसा, लेकिन ऐसे कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा, सामाजिक जीवन यानी कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। ध्यान रखना मातृसत्ता, मातृसत्ता का अर्थ है कि सोसाइटी में, समाज में सबसे ज्यादा चलती किसकी थी, माताओं की चलती थी, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान का समाज पितृसत्तात्मक है, इसके अपोजिट, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी है भाई, मातृसत्तात्मक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। समाज में शक्ति किसके पास थी, माताओं के पास में थी। मातृसत्ता की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन कैसा था, जैसा धार्मिक जीवन आज की भारतीय संस्कृति में है, लगभग लगभग वैसा ही धार्मिक जीवन था, ठीक है। प्रकृति पूजा करते थे। अब प्रकृति पूजा में जैसे पेड़ की पूजा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। मातृशक्ति की पूजा करते थे, ठीक है। सर्प की पूजा करते थे, आज भी करते हैं अपन, सर्प की पूजा करते हैं, ठीक है। शिवलिंग की पूजा करते थे, ठीक है। तो
इनका जीवन कैसा था? ठीक है, प्रकृति से प्रेरित था। जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां थी उनकी वो उपासना करते थे। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। उनका आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन किस पर आधारित था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और आप ध्यान रखें नगरीय सभ्यता में क्या होता है भाई? व्यापार प्रधान होता है। तो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापारिक गतिविधियां तेज थी। व्यापारिक गतिविधियां किसके साथ होती थी? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, विदेशी व्यापार और स्वदेशी व्यापार दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। व्यापार के मार्ग स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों थे, ध्यान रखना है। स्थल मार्ग का भी उपयोग करते थे और जल मार्ग का भी उपयोग करते थे। जल मार्ग के प्रमाण है लोथल, गुजरात में लोथल नामक स्थल है जहां से एक डॉक यार्ड मिला है, गोदीबाड़ा मिला है, जहां पर जहाजों को रोका जाता था। ठीक है ना? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन है वो नगरीय प्रणाली पर आधारित था। और नगर का आर्थिक जीवन किस पर आधारित होता है भाई? व्यापार पर आधारित होता है। ठीक है, और व्यापार कब होगा? जब हम सरप्लस उत्पादन करेंगे। मान लीजिए आपके खेत में 10 क्विंटल अनाज हुआ और आपके परिवार की सालाना खपत 10 क्विंटल है, तो आप मार्केट में क्या बेचेंगे? आपके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर आपके पास 100 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है और आपकी खपत 10 क्विंटल है, तो आप 90 क्विंटल क्या करेंगे? मार्केट में बेचेंगे, तभी तो व्यापार होगा, अन्यथा व्यापार कैसे होगा? तो व्यापार सरप्लस उत्पादन पर आधारित था, ध्यान रखना। और व्यापार में विदेशी व्यापार प्रमुख रूप से धातुओं का होता था। ठीक है, प्रमुख भारतीय वस्तुएं जो विदेशों में भेजी जाती थी वो है कपास। ठीक है, कपास के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, कौन सा भाई? सिंडन। कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता है। और विदेशों में, विदेशी सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, उसको कहते हैं मेलुहा। ध्यान रखना, भारतीय सभ्यता के लिए या हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया भाई? मेलुहा। मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब भारत में किन किन देशों से कौन कौन सी वस्तुएं आयातित होती थी, भारत द्वारा कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, ये वस्तुएं भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे चांदी और टिन का आयात है, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग ईरान से, अफगानिस्तान से, फरगना से और कजाकिस्तान से करते थे। ध्यान रखना, भारत में विदेशी व्यापार भी उस समय होता था। किसका? टिन और चांदी का ईरान, अफगानिस्तान, फरगना और कजाकिस्तान से। तांबे का आयात, तांबे का आयात हड़प्पा सभ्यता के लोग कहां से करते थे भाई? खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से। सोना, सोने का आयात कहां से करते थे? ईरान से, अफगानिस्तान से, दक्षिण भारत में कहां से? कर्नाटक की कोलार की खानों से। ठीक है ना, आपने केजीएफ देखी होगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सोना कहां से है? ईरान से, अफगानिस्तान से, दक्षिण भारत से, कर्नाटक की कोलार की खानों से। फिरोजा अब ईरान और अफगानिस्तान से। हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियों से। सीसा जो है वो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और दक्षिण भारत से। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग इन धातुओं से भी परिचित थे। उस समय महिलाओं द्वारा सोने का आभूषण पहना जाता था, चांदी का आभूषण पहना जाता था। हरा अमेजन, फिरोजा, ये कीमती कीमती पत्थर है, इनका भी उपयोग करते थे। यानी कि भारतीयों द्वारा अपने श्रृंगारिक जीवन को कभी भी उन्होंने मरने नहीं दिया। चाहे गहना बनाने के लिए उस समय भी सोना कितना ही मुश्किल से मिलता, लेकिन लोग मंगाते थे। नेक्स्ट, लाजवर्द मणि, बदक्सा अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लाजवर्द मणि का आयात कहां से होता था? बदक्सा से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। ध्यान रखना, कहां से भाई? हिमालय क्षेत्र से। लाल गोमेद
राजस्थान और काठियावाड़ कश्मीर से, नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान से, हरित मणि दक्षिण भारत से, शेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से, शंख और कोड़ियां महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से। ध्यान रखना ये धातुएं, ये कीमती पत्थर है, ये हर सारी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में उपयोग किए गए हैं, उनके जीवन में उपयोगी थे, इनका ये आयात विदेशों से करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। प्रिय साथियों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन वे लोग लिपि के ज्ञान से परिचित थे। उनकी लिपि क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में पढ़ें। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। यह कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। ध्यान रखना, भावों की अभिव्यक्ति है वो किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से होती थी, इसलिए इस लिपि को नाम दिया गया भाव चित्रात्मक लिपि। और यह लिपि जो लिखावट में है, ध्यान रखना, वर्तमान जो लिपि हम लिखते हैं उसके अपोजिट थी। जैसे ये लिखावट में दाईं ओर से बाईं ओर चलती थी, ठीक है, कहां से? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरह चलती थी। वर्तमान में हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन ये उल्टा चलती थी। कैसे चलती थी भाई? ऐसे, फिर कैसे? ऐसे, फिर कैसे? ऐसे, फिर कैसे? ऐसे, ठीक है। ये एक उनकी अलग प्रकार की लिखने की लेखन शैली थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, और इस पद्धति को बोस्ट्रोफेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफेदन कहते हैं। कैसे? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है गोमुत्रिका, ठीक है ना। गाय जब चलते हुए मूत्र करती है तो उसकी जो लकीर बनती है वो भी कैसे बनती है? ऐसे बनती है, इसलिए इसका नाम रखा गया गोमुत्रिका बुस्ट्रोफेदन। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर। जिस सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान हो लेकिन उसका पठन ना हुआ हो, ऐसी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसके बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से कालखंड में रखते हैं भाई? आदि ऐतिहासिक काल में। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मूल चिन्ह है वो कितने हैं भाई? 64 चिन्ह है, और अभी तक लगभग 400 से 500 चित्राक्षर है वो हमें प्राप्त हुए हैं। और इन चित्राक्षरों में सबसे प्रचलित चित्र जो है वो है किसका भाई? मछली का चित्र है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हड़प्पा लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं? 64। सबसे प्रचलित कौन सा है? मछली का, ठीक है। और इस लिपि को अभी तक बहुत से विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। इस लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास करने वाला व्यक्ति है वो है वेडेन। ध्यान रखना कौन है भाई? वेडेन है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो अपनी मद्रास आईआईटी मद्रास है वो प्रयास कर रही है, उसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट निर्धारित किया गया है, और हो सकता है कि जल्द ही हमें ये सफलता मिले और हम इस सभ्यता के महत्व को सुस्पष्ट रूप से जान सकें। अब ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल कैसा था, ठीक है। ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जब व्यापार करते हो तो चीजों को माप के तोल के ही देते होंगे, ऐसे तो नहीं देते। लेकिन उनका जो माप का सिस्टम था, ठीक है ना, वो 16 की इकाई में, 16 के अनुपात में था। और आज भी हम किसी भी माप की इकाई को देखते हैं तो वो 16 के गुणन में ही है, ठीक है। हड़प्पाई मापतोल में बाट व अन्य साधन आकार में गोलाकार और घनाकार होते थे, और किसके बने होते थे? चर्ट और जस्पर या अगेट के पत्थरों के बने होते थे, ध्यान रखना, ठीक है।
तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। और ये बाट जो थे ये किस पर आधारित थे? दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मैथमेटिक्स का, दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना क्या मिला है भाई? ध्यान रखना, हाथी दांत और सीप के बने हुए स्केल प्राप्त हुए हैं, पैमाने प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग क्या करते थे? किसी वस्तुओं को मापने के लिए, ठीक है ना, स्केल का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। ऐसे ही हाथी दांत और अपने सैलखड़ी के पैमाने कालीबंगा में भी मिले हैं। अगर आप कहीं विजिट करें तो ऐसे स्थलों को जरूर देखिएगा। इस प्रकार मोहनजोदड़ो, लोथल, हाथीबंगा में तराजू के पलड़े मिले हैं। तराजू आप सभी को पता है, तराजू में किसी भी चीज को तोला जाता है, तो तोलने के लिए उनके पास बाट थे, उनके पास स्केल थे, उनके पास तराजू थे। वो दशमलव प्रणाली यानी कि वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करते थे, मैथमेटिक्स को उनका नॉलेज था, ठीक है ना। ये सभी चीजें किसकी विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, अब ये नगरीय सभ्यता इतनी अच्छे रूप में विकसित हुई, तो उसके पतन के क्या कारण रहे? कोई एक कारण ऐसा नहीं है जिसको हम पतन का कारण माने, बहुत से कारण हैं इस सभ्यता के पतन के, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण माने हैं। उन पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। गार्डनर चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट और व्हीलर कहते हैं कि आर्यों द्वारा आक्रमण किए जाने से यह सभ्यता नष्ट हुई। अब आर्यों द्वारा आक्रमण किया गया, मतलब आर्य क्या है? आक्रमणकारी है। आर्य कहां से आए? यानी कि यहां के लोग नहीं थे। आर्य कहां के हैं? बाहर के आए हुए लोग हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं? स्टुअर्ट चाइल्ड, पिगट और व्हीलर कह रहे हैं। व्हीलर कह रहे हैं कि आर्य बाहर से आए और इन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा, एस आर राव, जॉन मार्शल और मेके। एस आर राव, जॉन मार्शल और मेके कहते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कारण है नदियों में आई बाढ़। और नदियों में बाढ़ आने के कारण नदियों के किनारे बसाई गई ये शहरी बस्तियां नष्ट हो गई। और उसके प्रमाण के रूप में ये देते हैं कि बार बार सभ्यता का नष्ट होना और पुनर्निर्माण होना, जिसमें सात सात स्तर तक सभ्यताओं के बसने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। आर एल स्टाइन और अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, ये सभ्यता नष्ट हुई, ठीक है। एम आर साहनी, रॉयक्स और डेल्स कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन, भूकंप या जल प्लावन जैसी घटनाओं की वजह से इन सभ्यता स्थलों का पतन हुआ। के यू आर कैनेडी कहते हैं कि यहां किसी न किसी प्राकृतिक आपदा या किसी महामारी की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। प्राकृतिक आपदा और मलेरिया जैसी महामारी मानने वाले हैं के यू आर कैनेडी, ठीक है। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। फेयर सर्विस, रफीक मुगल और बी के थापर पारिस्थितिकी असंतुलन को मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स और लेम्ब्रिक कहते हैं नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल कहते हैं घग्गर हाकरा नदी क्षेत्र का सूख जाना। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं जो पतन के संबंध में कहे जाते हैं। एक कोई प्रामाणिक मत नहीं है जिस पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो ये आपको याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। अब हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, और प्रमुख स्थलों में उनके उत्खननकर्ता कौन है, उनके खोजकर्ता कौन है, और उन प्रमुख स्थलों का की अवस्थिति कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ ही साथ इनके जो उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री है, वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी है, क्या इंपॉर्टेंस है उनका। थोड़ा ये 5-4 स्थल ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल है,
इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पहला खोजा गया स्थल कौन सा? हड़प्पा। कब इसको खोजा गया? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ध्यान रखना, सर्वेक्षण किसने किया? दयाराम साहनी ने। और इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल। कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, इसका उत्खनन हुआ 1923 से 25 में। उसके बाद में इसका दूसरा उत्खनन, ठीक है ना, और अलग अलग उत्खनन करता पुरातत्वविद जुड़ते गए और इसका उत्खनन चलता रहा। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ 1922 में। उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। ठीक है ना, उसके बाद में टेल्स और व्हीलर आदि भी इसमें जुड़े। उसके बाद में बात करें चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो के हैं एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार द्वारा 1931 में चनहुदड़ो का उत्खनन किया गया। लोथल, लोथल का अर्नेस्ट मे के द्वारा उत्खनन किया गया। ठीक है, सॉरी, लोथल का एसआर राव द्वारा। ठीक है, लोथल का उत्खनन एसआर राव ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा का जो कालीबंगा को सबसे पहले खोज की अमलानंद घोष द्वारा, और इसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा। कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने, कालीबंगा का उत्खनन किया किसने? बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्थल है बनावली। आर एस बिस्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया। धोलावीरा, धोलावीरा जगपति जोशी द्वारा। सुरकोदा जगपति जोशी द्वारा, ध्यान रखना। हड़प्पा स्थल और वहां से प्राप्त प्रमुख सामग्रियां। ठीक है, पहला स्थल कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है भाई? कब्रिस्तान R37। ध्यान रखना है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसको पुरातत्वविदों ने नाम दिया कब्रिस्तान R37। ठीक है, विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार, इस अन्नागार में एक तरह का ये वेयर हाउस था। ठीक है, जिसमें अनाज एकत्रित किया जाता था ताकि आपदा के समय, अकाल के समय इस अनाज का उपयोग किया जा सके। पीतल की इक्का गाड़ी, एक इक्का गाड़ी मिली है पीतल धातु की। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे वाली मृण मूर्ति, ध्यान रखना, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मृण मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, नर कबंध प्रस्तर मूर्ति। ठीक है, लकड़ी का ताबूत या विदेशी कब्र, ध्यान रखना, एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें व्यक्ति को लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया है। ये सबसे अलग कब्र है, इसलिए इसको विदेशी माना जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता के या स्थल के 7 बार बसने और उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो के 7 स्तर मिले हैं। सभ्यता को बार बार बसाने और बार बार उजड़ने का कारण सिंधु नदी में आई गई बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, यहां से विशाल स्नानागार मिला है, ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, स्नानागार स्विमिंग पूल टाइप का है। ठीक है ना, और इस स्विमिंग पूल में दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है उतरने के लिए, और इसका उपयोग जो है वो किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और इस स्विमिंग पूल में पानी बना रहे, इसलिए इस स्विमिंग पूल में बिटुमिन का लेप किया गया ताकि पानी है वो सोखे नहीं। बिटुमिन का लेप किया गया है, और इसके किनारे पर इन्होंने अलग अलग स्नान घर बनाए हैं, ठीक, ताकि नहाने के बाद में कपड़े चेंज करने का जो सिस्टम है वो अलग से किया गया है। अब बताएं कि अगर ये स्नानागार बनाया गया तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया, स्विमिंग पूल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, तो किसके लिए भाई? ये नगर के लोगों के लिए था। और जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो इस स्नानागार का उपयोग किया जाता था। तो वहां की जो लोगों का सामाजिक सिस्टम था
वो समष्टिवादी था, वो सभी मिलजुल कर रहते थे। कांस्य की नर्तकी, ठीक है ना, एक कांसे की ऐसी नर्तकी मिली है, डांसिंग गर्ल जिसको कहते हैं, ठीक है। और इस डांसिंग गर्ल की खास बात यह है कि यह त्रिभंगिमा में है, ठीक है ना, स्टाइल में खड़ी है, ठीक है। और स्टाइल कैसे? कमर पे हाथ रख के, ठीक है ना, और कमर पे हाथ रख के ये खड़ी है ऐसे, और इसके एक हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिर पर केस सज्जा किया है, जूडो बनाया गया है, ठीक है। और जूडो में जो स्टिक लगता है वो भी लगाया गया है। तो आज की जितनी भी गर्ल्स आधुनिक अपने आप को समझती है, वैसे के वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग थे। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है, ध्यान रखना, भगवान शिव की पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें एक मोहर मिली है, मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ अलग अलग पशुओं को उकेरा गया है, जिसकी तुलना मार्शल ने किससे की? पशुपतिनाथ से की, ठीक है। चांदी के बर्तन में कपड़े के साक्ष्य, ध्यान रखना, चांदी के बर्तन उपयोग में लेते थे और उन बर्तनों के ऊपर कपड़ा लपेटा जाता था, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन में वस्त्र का, कपड़े का भी उपयोग करते थे, ठीक है। कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक मोहरें जो मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को झुंकर झांकर संस्कृति की सभ्यता स्थल माना जाता है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, दुर्ग का अस्तित्व यहां से नहीं मिला है, पक्की ईंटें, पाइप नुमा नालियां भी यहां से मिली है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि चनहुदड़ो को क्या कहते हैं भाई? औद्योगिक नगर कहते हैं। औद्योगिक नगर कहने का कारण क्या है? यहां से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। नेक्स्ट, लोथल। लोथल, यहां से एक विस्तार गोदीबाड़ा डॉक यार्ड मिला है, यानी कि डॉक यार्ड में जो बड़े जलयान थे, नाव थी, उनको यहाँ खड़ा किया जाता था। और जब विदेशी व्यापार में इनका उपयोग किया जाता था तो इन बंदरगाहों का उपयोग किया जाता है, विशाल गोदीबाड़े का उपयोग किया जाता है। ये कहां से मिला है भाई? लोथल से मिला है। यहां से फारस की एक मोहर, फारस पर्शिया को, ईरान को कहते हैं, वहां से एक मोहर मिली है, ठप्पा मिला है, जो ये प्रतीक है कि हमारा ईरान के साथ व्यापारिक संबंध था, व्यापार होता था, ठीक है ना। उसके साथ में युगल समाधियां मिली है, 3 युग्म समाधियां मिली है, यानी कि एक ही समाधि में दो दो व्यक्तियों को, ठीक है, दफनाया गया है। मुख्य सड़क पर दरवाजे वाला घर, ध्यान रखना, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे गली की तरफ खुलते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है लोथल जिसमें मुख्य सड़क की तरफ घरों के दरवाजे खुल रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोथल एक व्यापारिक नगर है, ठीक है, और व्यापार के लिए आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो मुख्य सड़क होती है वहीं से आप अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे। घरों में, बाकी संपूर्ण सभ्यता में घर घर जो है वो पीछे की ओर होते थे, उनका मुख्य दरवाजा पीछे की तरफ। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी जैसा अंकन वाला मृदभांड भी कहां से मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट, कालीबंगा। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से प्रश्न पूछा जा सकता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहां से मिली है? कालीबंगा से। युगल समाधि कहां से? कालीबंगा से। लकड़ी की बनी हुई नाली कहां से? कालीबंगा। खास विशेषता है, ध्यान रखना, पेड़ के तने को भीतर से कुरेद कर नाली बनाई गई है, और ऐसे साक्ष्य सिर्फ कालीबंगा में मिले हैं। दुर्ग व नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से, ध्यान रखना, दुर्ग के लिए अलग प्रकार का परकोटा बनाया गया और नगर के लिए अलग परकोटा बनाया गया है। दो अलग अलग रक्षा प्राचीर में घिरे हुए मिले हैं, कहां से? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें, ध्यान रखना, इन डिजाइन ईंटों का प्रयोग है वो फर्श के लिए किया जाता था, ठीक है ना। अलंकृत ईंटें कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, ठीक है ना, यहां से एक कंकाल मिला है, खोपड़ी मिली है, जिसमें एक बच्चे के सिर में छेद किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर
जो खोपड़ी मिली है उसको शल्य चिकित्सा यानी कि कोई ऑपरेशन किया होगा, ठीक है ना, प्रमाण प्राप्त हुए ऐसा माना जाता है। ऐसा एग्जैक्ट कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। 2 चबूतरों पर कुल मिलाकर 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है, यानी कि ऐसे वेदिकाएं बनाई है जहां पर यज्ञ होते थे। और इन वेदिकाओं में, ठीक है, इन चबूतरों पर 7 अग्नि वेदिकाएं और एक पर 1 अग्नि वेदिका, 8 कुल अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली। नेक्स्ट, बनावली से मिट्टी का खिलौना और 11 कमरों वाला आयताकार भवन। तुर्कोदा से घोड़े की हड्डियां। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते थे या नहीं, ठीक है ना। इनका जो प्रमुख पशु है वो घोड़ा था या नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। रोजदी, रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं और कुनाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए, ठीक है। अब आता है स्थल धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर जो है वो 2 भागों में है, लेकिन एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है। वो कौन सा है? धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ से साइन बोर्ड सूचना पट प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ की खास विशेषता है जलाशय। ध्यान रखना, धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल संचय की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था मिली है, इसलिए यूनेस्को द्वारा धोलावीरा को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। पिछले कमेंट में आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से सूक्त में है और कौन से देवता को समर्पित है। तो बहुत से विद्यार्थियों ने उसका सही आंसर दिया है। वो जो गायत्री मंत्र है सविता को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है, ठीक है। इसलिए हम जब पढ़ते हैं गायत्री मंत्र तो कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर। सवितुर मतलब सविता को समर्पित है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसी लगी क्लास? इसमें अगर आप कोई संशोधन चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट है, इतनी ही आवश्यक है, इससे ज्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड तक आपका जो 180 नंबर का जीके का खंड है उसको हम पूरा कर दें। इसके साथ ही साथ हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए टास्क आधारित टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो स्वाध्याय विद्यापीठ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आपके लिए हमने क्लासेस का कोई शुल्क नहीं रखा है। आपके लिए हमने जो ई कंटेंट नोट्स बनाए, नोट्स प्रोवाइड करने का जो लक्ष्य रखा है, उसका भी हमने कोई कंटेंट अलग से चार्ज नहीं रखा है। आप टेस्ट सीरीज से जुड़िए और ये सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलेगी। आप अपने साथियों तक, अधिकतम साथियों तक इस वीडियो को, इस लिंक को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।